सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा जो नई शिक्षा नीति पारित की गई है उस शिक्षा नीति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो कैबिनेट के द्वारा शिक्षा नीति पारित की गई है 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसको पारित किया गया है। कैबिनेट के द्वारा 29 जुलाई 2020 को पारित कर दिया गया है, परंतु संसद में भी पेश करना बाकी है। दोनों सदनों के द्वारा इसको पारित करने के बाद ये नई शिक्षा नीति हमारे पास लागू हो जाएगी। तो इस शिक्षा नीति के पहले भी सबसे पहले शिक्षा नीति 1968 में पारित की गई थी, श्रीमती इंदिरा जी के प्रधानमंत्री थी तब। उसके बाद 1986 में श्री राजीव जी के प्रधानमंत्री थे, उस समय दूसरी शिक्षा नीति को पारित किया गया था। उसके बाद कुछ 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उस समय इस शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किया गया था, परंतु आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया था। अब इस शिक्षा नीति में जो है क्या परिवर्तन हुआ वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये जानना है कि शिक्षा नीति का जो गठन जो था, इसके बारे में जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो कि इसरो के प्रमुख थे, उसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जून 2017 में। और उस समिति ने एक अपना रिपोर्ट पेश करके एक मसौदा पेश किया था 2019 में, और सरकार के द्वारा उस मसौदे पर विचार विमर्श किया गया। और उस विचार विमर्श के बाद जो है सरकार ने एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इस मसौदे में जो थे अलग अलग लोगों से विचार लिए गए थे, वो शिक्षाविदों से, साहित्यकारों से, विद्यार्थियों से, पेरेंट्स से और राजनीतिज्ञों से और विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ थे, उन सभी विचारों को, लगभग 5 लाख लोगों के विचारों को उसमें सम्मिलित किया गया था। और उस विचारों के सम्मिलित होने के बाद जो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उस समिति की जो रिपोर्ट जो थी उसका एक मसौदा तैयार किया गया था, ड्राफ्ट तैयार किया गया था। वो मसौदा हमारे पास गवर्नमेंट के पास या सरकार के पास उसको प्रेषित किया गया, भेजा गया। और उस मसौदे के आधार पर सरकार ने एक नई शिक्षा नीति देश में लागू करने का एक योजना बनाई है। और उस नई शिक्षा नीति में हमारे पास में क्या क्या उसमें प्रावधान है ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसमें 10+2 पद्धति जो थी, 10+2 पद्धति 10-2 पद्धति को समाप्त कर दिया गया। इस पद्धति में 10+2 पद्धति को आज जो है तक चल रही थी, और अगले आने वाले जो भविष्य में जो है इस पद्धति को समाप्त करके एक नई पद्धति लागू की गई है, जिसमें 5+3+3+4 फॉर्मेट की एक पद्धति होगी। इस पद्धति के द्वारा नई शिक्षा नीति या नई शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब 5+3+3+4 क्या है? 5 का मतलब ये होता है कि अभी तक बच्चों को हम सीधे 6 साल की उम्र में प्राइमरी में यानी पहली कक्षा में इसको भर्ती करवाते, एडमिट करवाते। अब ऐसा नहीं होगा। अब पहली कक्षा के पूर्व 3 साल यानी प्री प्राइमरी के जो है पहली कक्षा के जो पूर्व जो 3 साल के होंगे वो उसमें उसको एडमिशन करवाया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि बच्चे को 6 वर्ष पूर्व होने पर उसको पहली कक्षा में दर्ज किया गया, परंतु नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है। नई शिक्षा नीति में स्कूल में बच्चा पहली के पहले मतलब 3 वर्ष से वो एडमिशन ले लेगा स्कूल में जाकर, और 3 वर्ष तक वो पढ़ेगा। उस पढ़ाई में वो बेसिक चीज़ें के साथ में उसका जो बस्ता जो होता है, बैग या स्कूल बोझ, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड 2 साल की पढ़ाई होगी, और 3 साल प्राइमरी के पहले 3 वर्ष होंगे। तो इस कुल मिलाकर 5 वर्ष की पढ़ाई होगी। 5 वर्ष में क्या आएगा? पहली के पूर्व 3 वर्ष, पहली और दूसरी कक्षा है, कुल मिलाकर दूसरी तक का ये फॉर्मेट है। पहली के पूर्व 3 वर्ष और पहली और दूसरी ये 3 वर्ष
पहले के और 2 वर्ष पहले और दूसरी के। इस प्रकार से ये जो 5 वाला जो प्लान है उसमें दूसरी तक की कक्षाएं संचालित होगी। अब इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चे के जो बस्ते बड़े बड़े बोझ वाले होते हैं और बोझिली शिक्षा दी जाती है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। बच्चे को गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ABL जो चल रहा है उस पर आधारित और साथ में खेलकूद पर आधारित शिक्षा दी जाएगी ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। उसके बाद में हमारे पास में 3, 4 और 5 ये 5वीं तक ये 3 वर्ष रहेंगे। 3, 4, 5 ये 3 वर्ष 3, 4, 5 के रहेंगे। इस वर्ष में यानी कुल मिला के 5वीं तक की जो हमारे पास रहेगा उस 5वीं तक की परीक्षाओं में यह परीक्षा जो होगी उसमें बच्चे को बेसिक नॉलेज दिया जाएगा और उसको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। उसका जो विकास है या कह सकते हैं कौशल विकास को विकसित किया जाएगा 5वीं तक। और इसमें भी जो है पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ में जो है खेलकूद और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहेगा ये भी। और इसमें जो है किताबों को कम से कम किया जाएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग शिक्षा दी जाएगी। तो समझ में आएगा 3 कौन सा है, तीसरी, चौथी और 5वीं तक 3 वर्ष की शिक्षा दी जाएगी। इसमें उसका सामान्य जो कौशल होता है उसको विकसित किया जाएगा। सामान्य जो संक्रिया होती है, बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज, बेसिक ज्ञान, जैसे गणित में गुणा भाग जोड़ घटाव, इन संक्रियाओं को उससे अवगत करवाया जाएगा। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं इंग्लिश या हिंदी से समझ उसको उसमें समझाया जाएगा। फिर अगले आते 3, 6ठी, 7वीं और 8वीं। ये 3 वर्ष उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। 5वीं के बाद जो +3 आ रहा है, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ये 3 वर्ष में बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। इस 3 वर्ष में क्या होगा कि बच्चे को 6ठी में एडमिशन लेना है। उस 6ठी में एडमिशन के साथ वो बच्चा इंटर्नशिप भी कर सकता है। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि यदि बच्चे को मान लो पेंटिंग में शौकीन है या और किसी चीज़ में शौकीन है, आर्ट में शौकीन है, या मान लो रिपेयर में शौकीन है, या मान लो किसी अन्य कला में वो निपुण है या वो करना चाहता है, तो उस बच्चे को वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। बच्चे को 6ठी से 8वीं के बीच में इंटर्नशिप भी दिया जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं होता था। अभी तक बच्चे को किताबी ज्ञान ही दिया जाता, इंटर्नशिप नाम का कोई रोल नहीं था। अब बच्चे को 6ठी से 8वीं तक इंटर्नशिप की शिक्षा दी जाएगी ताकि बच्चा अपना रोजगार आगे जाकर स्वयं विकसित कर सकता है। यानी आप जो शिक्षा होगी 6 से 8 तक उसमें बच्चा स्वयं अपना रोजगार विकसित कर सकता है। और ये एक बड़ा बदलाव होगा क्योंकि आज के जो समय में जो हमारी सरकार की इच्छा मंशा है कि आत्मनिर्भर भारत। आज हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा का, उस सर्टिफिकेट का कहीं पर व्यवहार में उपयोग नहीं हो रहा है। तो व्यवहार में उपयोग नहीं हो रहा है इसका मतलब जो डिग्री है वो किसी काम की नहीं है। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में जो शिक्षा दी जाएगी 6 से 8 तक उसको व्यवहारिक शिक्षा के नाम से जाना जाएगा और उसको इंटर्नशिप के रूप में हमको शिक्षा दी जाएगी। उस इंटर्नशिप में उसका जिस विषय में या जिस उसमें शौक होगा उसको उससे संबंधित जो है पढ़ाया जाएगा और उसको स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा। उसके बाद में आता +4। इस +4 का मतलब होता है 9, 10, 11, 12। अभी तक हमारे पास में जो विषय चयन का था वो हमारे पास में 12वीं से 11वीं से विषय लेना पड़ता था। अलग अलग स्ट्रीम, अलग अलग शाखाओं, जैसे साइंस वाला बायोलॉजी, मैथ्स या अन्य विषय आर्ट, कॉमर्स लेना पड़ता था 10वीं के बाद। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि 9th से ही विषय चयन का उसमें प्रावधान रहेगा। 9वीं से ही वो जिस विषय में इंटरेस्ट होगा वो विषय वो पढ़ सकता है। अभी तक हमारे पास में ये था कि जो पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसमें यदि साइंस का बच्चा है तो वो साइंस से ही पढ़ सकता है। जैसे मान लो मैथ्स का बच्चा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ सकता है, या बायो का बच्चा मतलब ये सब्जेक्ट ही पढ़ सकता है।
लेकिन इस शिक्षा नीति में ऐसा नहीं। इसमें क्या किया गया है, यदि आपको मैथ्स के साथ में कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स का विषय भी चयन कर सकते हो, या आर्ट का विषय का इंटरेस्ट है तो आर्ट के विषय का भी चयन आप कर सकते हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव रहेगा इस 9 से 12 में। 9 से जो 12 की जो शिक्षा होगी, 9, 10, 11, 12 4 वर्ष की जो शिक्षा होगी, उसमें आपको अपनी इच्छा अनुसार, अपनी पसंद अनुसार, मन पसंद से 2 विषय या दूसरे सब्जेक्ट में या अन्य विषय में भी यदि इंटरेस्ट हो तो आप उसको मिक्स करके पढ़ सकते हो। अभी तक इसकी सुविधा नहीं थी। जो गवर्नमेंट ने दे दिए सब्जेक्ट वही अपने को पढ़ना पड़ता था, उसी से संबंधित अध्ययन करना पड़ता था। परंतु नई शिक्षा नीति में ये नहीं होगा। उसमें आपको छूट रहेगी कि आप साइंस के साथ आर्ट विषय पढ़ सकते हो या कॉमर्स के विषय भी आप अध्ययन कर सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है, कक्षा 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। बेसिक चीज, यदि बच्चे को बोली आती है या कोई भाषा आती है तो उसी भाषा में उसको शिक्षा दी जाएगी, जिस बोली में या जिस भाषा में बच्चा बोल रहा, ताकि वो बच्चा जब घर जाके वो शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करता है तो उस पेरेंट्स को भी वो भाषा समझ में आ जाती है या बोली समझ में आ जाती है। तो बच्चे को अब जो है उसकी मातृभाषा में या उसकी बोली में शिक्षा दी जाएगी। अभी तक हमारे पास या तो बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते, वहाँ पर बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, परंतु जब वो घर पे आते हैं तो उनके पेरेंट्स अनपढ़ होते या इंग्लिश जानते नहीं, जिससे वो बच्चे को इंटरेक्शन या आपस में चर्चा नहीं कर पाते, जिससे उनके बीच में गैप हो जाती है। परंतु आज की जो शिक्षा नीति होगी उस शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा गया 5वीं तक या हो सके तो 8वीं तक, जहाँ भी संभव हो 8वीं तक की शिक्षा को मातृभाषा में प्रदान की जाएगी। फिर अगला पॉइंट है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी जाएगी और 12वीं की जो परीक्षा 2 साल में 2 बार होगी। मतलब पिछले जैसे कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम होता था उसी प्रकार से अब 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होती उसमें जो रिजल्ट का जो टेंशन होता था वो अब समाप्त हो जाएगा। बच्चे साल भर पढ़ाई करते थे और कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि 1 महीने में पढ़ाई करके पास हो जाते, अच्छे नंबर जाते, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चों को साल भर तक पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारी एक्टिविटी बेस्ड होगा, सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, उसका मॉड्यूल सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। उस प्रैक्टिकल बेस्ड के आधार पर ही वो बच्चा सारी गतिविधियां साल भर तक करेगा और उस साल भर गतिविधियों के आधार पर उसका सेमेस्टर सिस्टम होगा और उसका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उसकी मार्कशीट तैयार की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई है और अब जो परीक्षाएं होगी वो सेमेस्टर सिस्टम टाइप होगी। यानी कहने का मतलब उसका सतत मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि साल भर में एक बार परीक्षा ले ली, उस परीक्षा के आधार पर उसका रिजल्ट दे दिया, पास सब है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब सतत मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि बच्चे को डेली उसका होमवर्क या प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट वर्क का या मॉड्यूल के आधार पर उसकी शिक्षा दी जाएगी और वो शिक्षा सतत चलेगी ताकि बच्चा उससे जुड़ा रहे। अभी तक बहुत सारे बच्चे या तो स्कूल नहीं आते थे या पलायन कर जाते, बहुत सारी समस्या रहती, जिसके कारण से हमारे जो विद्यार्थियों में जो था वो स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, उसका कौशल का विकास नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे। फिर हमारे पास रिपोर्ट कार्ड में बदलाव किया जाएगा। अब रिपोर्ट कार्ड अभी तक क्या होता था कि वार्षिक परीक्षा के आधार पर हमारे पास रिपोर्ट कार्ड बन जाता था। एग्जाम दी, उसकी कॉपियाँ चेक करी, नंबर के आधार पर उसका रिपोर्ट कार्ड बन जाता है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चा स्वयं अपनी स्किल के बारे में बताएगा, दूसरा उसका सहपाठी से भी उस स्किल के बारे में उसके बारे में चर्चा की जाएगी, तीसरा उसका टीचर, इन तीनों को मिलाकर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इसमें तीनों की सहभागिता है, बच्चा स्वयं, सहपाठी से भी इसके बारे में चर्चा की जाएगी और टीचर, इन चर्चाओं के आधार पर उसकी गतिविधियों के आधार पर उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। फिर हमारे पास अब यदि अपन उच्च लेवल की बात करते हैं, कॉलेज लेवल की, तो कॉलेज लेवल में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था की इस नई शिक्षा नीति में घोषणा की गई।
अब मल्टीपल एंट्री क्या है और एग्जिट व्यवस्था क्या है? मल्टीपल एंट्री का मतलब ये होता है कि अभी तक क्या होता था कि बच्चा यदि मान लो फर्स्ट ईयर कर लेता है और उसके बाद पढ़ाई बंद कर देता है तो उसका कोई लाइफ में कोई इसका उपयोग नहीं होता था, उस डिग्री फर्स्ट ईयर का कोई उपयोग ही नहीं हो पाता क्योंकि उसको सर्टिफिकेट या किस प्रकार डिप्लोमा या डिग्री नहीं दी जाती थी। अब नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था की गई है कि यदि आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया है तो आपको एक सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाएगा और यदि 2 साल की डिग्री यदि आपने कर ली है, 2 साल तक पढ़ लिया है तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 साल की यदि डिग्री कर ली है, 3 साल का यदि आपने पढ़ाई कर ली तो आपको डिग्री दी जाएगी और यदि आपने 4 साल की पढ़ाई कर ली है कॉलेज में तो आपको डिग्री के साथ रिसर्चशिप का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो कॉलेज में अभी तक क्या होता था कि यदि आपने पढ़ाई करी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास कर लिया, थर्ड ईयर पास नहीं किया, डिग्री नहीं की तो आपको 2 साल का कोई उपयोग नहीं होता था। परंतु इस शिक्षा नीति में इसका महत्वपूर्ण उपयोग हो गया है। पहले साल को आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल में आपको जो है डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में डिग्री मिल जाएगी और चौथे साल में आपको जो मिलेगा डिग्री के साथ आपको रिसर्चशिप का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये कॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और इसके साथ में अभी तक क्या होता था, कॉलेज में जो होता था यदि आपको पीएचडी करना हो तो उसके पहले आपको एमफिल करना पड़ती थी, एमफिल मास्टर ऑफ फिलोसफी। परंतु अब जो है एमफिल की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब आप डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट के बाद मास्टर डिग्री के बाद सीधे पीएचडी में मतलब एंट्री कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। इसके साथ में ये कहा गया है कि जितने भी बोर्ड थे, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनसीटी नेशनल काउंसिलिंग टीचर एजुकेशन जो था और एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिलिंग टेक्निकल एजुकेशन, ये जो बोर्ड थे जितने भी अलग अलग बोर्ड थे, टीचर के लिए अलग बोर्ड बना लिया, शिक्षा के लिए अलग बोर्ड बना लिया, कॉलेज के लिए अलग बोर्ड बना दिए, ये अलग अलग बोर्ड बनाए गए थे शिक्षा से संबंधित, इन सबको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना की जाए। केवल एक रेगुलेटरी बोर्ड बॉडी बनेगी, ये सारे बोर्ड समाप्त हो जाएंगे। उच्च शिक्षा से संबंधित जितने बोर्ड थे सारों को समाप्त करके एक रेगुलेटरी बोर्ड बना दिया जाएगा। फिर उच्च शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, अभी क्या होता है अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग एग्जाम दिया जाती है और उसके आधार पर उनका प्रवेश होता है, परंतु अब सभी के लिए कॉमन टेस्ट रखा जाएगा। फिर स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस रखा जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया गया कि स्कूल में जो प्री प्राइमरी लेवल का होगा वो एक्टिविटी बेस्ड रहेगा और खेलकूद बेस्ड रहेगा और किताबों का बोझ मुक्त स्कूल हो जाएगा। प्री प्राइमरी मतलब उसमें किताबों की आवश्यकता नहीं होगी, लर्निंग बेस्ड होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा। तो सिलेबस पे भी उस पर नियंत्रण रहेगा और ये सिलेबस जो तैयार किया जाएगा वो एनसीईआरटी के द्वारा पूरा सिलेबस को तैयार किया जाएगा और उसकी जो कमेटी होगी वो इस प्रकार से सिलेबस तैयार करेगी ताकि बच्चे को बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान हो जाए, यानी किसी प्रकार से दिमागी उसको जो है किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हो, मानसिक परेशानी नहीं हो। फिर 2030 तक हमारे पास में जो है हर जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान खोलने का प्रावधान इस शिक्षा नीति में रखा गया है। 2030 तक हर जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान खुलेगा, इसका प्रावधान भी शिक्षा नीति में रखा गया है। स्कूल और कॉलेज में फीस पर अभी तक कोई नियंत्रण नहीं था, मनमानी फीस लेते थे, लेकिन इस शिक्षा नीति में इस पर विशेष जोर दिया गया कि स्कूल और कॉलेज जो होते हैं उसको नियंत्रण करने के लिए एक बोर्ड रहेगा, उस बोर्ड के अनुसार ही सारे नियम निर्धारित होंगे, उस नियम के अनुसार ही स्कूल और कॉलेज अपनी फीस को और निर्धारित करेंगे। फिर शिक्षा में तकनीकी स्तर पर जोर दिया जाएगा, टेक्निकल स्तर पर। आजकल जो है जमाना मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप का हो गया है, टेक्निकल स्टेट पर जोर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार किया जाएगा। अब जो अभी तक क्या होता था इंग्लिश और हिंदी में ही कंटेंट होता था, मतलब मटेरियल होता था, किताबें होती थी, परंतु अब जो मटेरियल आएगा, कंटेंट आएगा, वो क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार किया जाएगा। ये एनसीईआरटी को मसौदा दिया गया है, इसको तैयारी करने के लिए प्रस्ताव दे दिया गया है। इसके साथ में हमारे पास में जो है कानूनी शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी,
इससे संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी। और हमारे पास में जो वर्चुअल लैब की स्थापना की जाएगी, डिजिटल लाइब्रेरी की भी स्थापना की जाएगी। जो स्कूल स्तर पर या कॉलेज स्तर पर ये वर्चुअल लैब और डिजिटल लाइब्रेरी इनकी भी स्थापना करने का इस शिक्षा नीति में एक सुझाव दिया गया है। फिर कृषि शिक्षा से संबंधित, कानूनी शिक्षा से संबंधित और चिकित्सा शिक्षा से संबंधित और साथ में टेक्निकल तकनीकी शिक्षा से संबंधित पर विशेष जोर दिया जाएगा। और साथ में सिलेबस में जो है हमारे पास कोर्स में कला, संगीत, शिल्प, योग और सामुदायिक सेवा, इसको भी सिलेबस का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाएगा। यानी कहने का मतलब योग की शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाएगी। अभी तक हम योग के बारे में या क्लास जो स्कूल सिलेबस होता था उसमें इसका कोई योगदान या सिलेबस में होता ही नहीं था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में कला, संगीत, शिल्प, योग और सामुदायिक सेवा को भी जोर दिया गया है। फिर ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा भी चल रही है। इस समय में ऑनलाइन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि संकट का समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। इसमें कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है और विभिन्न ऐप्स जो हमारे पास मोबाइल में ऐप होते हैं, उस ऐप के माध्यम से हमको बच्चों तक या पेरेंट तक इस शिक्षा को पहुंचाना है। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। हर जिले में कला और कैरियर से संबंधित और खेलकूद से संबंधित एक बाल भवन की स्थापना की जाएगी। जितने भी जिले हैं उस जिले में एक बाल भवन की स्थापना की जाएगी, जो उस पूरे जिले की खेलकूद और कैरियर से संबंधित गतिविधियों का और कला से संबंधित गतिविधियों का नियंत्रण करेगा या उसकी देखभाल करेगा। फिर एक महत्वपूर्ण इसमें यह है बात कि अभी तक जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अभी तक हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के नाम से इसको जानते थे। अब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का प्रस्ताव रख दिया गया। ये प्रस्ताव जो मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा ये प्रस्ताव भेजा गया था और इसको मंजूरी मिल गई है। फिर हमारे पास में इस नई शिक्षा नीति में विदेशी यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। साथ में जो स्कॉलर पोर्टल, छात्रवृत्ति का जो पोर्टल चलता है उसको बहुत विस्तार से करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। और इस शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला, जो कि पिछले शिक्षा नीति में भी चल रहा था, प्रथम भाषा मातृभाषा, सामान्य भाषा और एक अन्य भाषा का चयन, 3 भाषाओं का अभी हम चयन करते हैं। जैसे अभी हम पढ़ते हैं मातृभाषा हिंदी, सामान्य भाषा जनरल इंग्लिश और तृतीय भाषा को हम संस्कृत का उपयोग करते हैं। परंतु अब संस्कृत को विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाएगा। कॉलेजों में भी इसको विशेष मतलब प्रावधान रखा गया पढ़ाने के लिए और इसकी यूनिवर्सिटी खोलने का भी प्रावधान रखा गया। लास्ट, अभी तक जो शिक्षा नीति पर जो खर्च होता था GDP का 4.43 होता था, लेकिन इस शिक्षा नीति में जो GDP का जो परसेंटेज होगा उसको 6% कर दिया गया है। तो ये हमारे पास शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे और समय समय पर यदि इसमें कोई संशोधन होता है तो आपको हम जरूर अवगत करवाएंगे। आप इस वीडियो को यदि अच्छा लगता है आपको ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।